आज का हमारा विषय है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई पार्ट थर्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई में पार्ट वन और पार्ट टू में हम नाभिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी है न्यूक्लियर मास, देन न्यूक्लियर रेडियस, देन न्यूक्लियर डेंसिटी, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम व टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियॉन इसके बारे में बात की थी, और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और सेवेंथ प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाभिक के जो शेप है, आकार है, उसको साधारणतया स्फेरिकल माना गया है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के नाभिकों का आकार ही, बहुत जो हल्के नाभिक होते हैं उनका आकार ही गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है, अन्यथा वो स्फेरिकल न होकर उससे कुछ अलग होता है, साधारणतया इलिप्सॉइडल आकार का होता है। तो अगर किसी भी नाभिक का आकार उसके स्फेरिकल सिमेट्री से जितना विचलित होगा, डेविएट होगा, उसी को हम उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट कहते हैं। What is electric quadrupole movement? It measures the departure of a nucleus from spherical symmetry. कोई भी नाभिक अपनी स्फेरिकल सिमेट्री से कितना डिविएट हो रहा है, कितना अलग है, ये हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट्स की वैल्यू से जान सकते हैं। यदि Q की वैल्यू ज़ीरो है, क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि नाभिक के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, यानी नाभिक का आकार बिल्कुल एक गोले जैसा, स्फीयर जैसा होगा। इफ Q इज पॉजिटिव, दैट मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रॉन आउट इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्सिस। यहाँ इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। और अगर चार्ज स्पिन डायरेक्शन, ये स्पिन डायरेक्शन है, इस दिशा में अगर बाहर निकलती है, इस तरह एलिप्सॉइड इस तरह बनता है, तो क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसके विपरीत अगर चार्ज स्पिन डायरेक्शन में फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन, तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्वाड्रापोल मूवमेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम ये डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमने ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है। इसमें ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम एक प्रोटॉन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, और इस पर एक प्रोटॉन जिसका चार्ज E है वो रखा हुआ है, और इस A पॉइंट का O से डिस्टेंस स्मॉल r है। इस प्रोटॉन का पॉइंट P से डिस्टेंस सपोज r0 है। P वह पॉइंट है जिस पर हम क्वाड्रापोल मूवमेंट निकालना चाहते हैं। P वह पॉइंट है जिस पर हम चार्ज QE के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये डिटरमाइन करना चाहते हैं। इस P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कैपिटल R है। तो इस डायग्राम को अगर मैं कंसीडर करूं, तो इस आधार पर P पॉइंट पर चार्ज E के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं 5P मानता हूँ,
तो इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ E/4πε0 multiplied by R0, because we know that potential due to a charge Q will be equal to V is equal to KQ upon R। तो उसी आधार पर हम लिख सकते हैं ये E/4πε0 multiplied by R0। इस ट्राइंगल से मैं R0 की वैल्यू इस तरह लिख सकता हूँ, R² प्लस स्मॉल r² माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r cos थीटा रेज़ टू पावर हाफ। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ और एक्सपेंड करने के बाद जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करता हूँ तो इस तरह एक एक्सप्रेशन मिलती है मुझे। ये देखिए, जो कि यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि पहली जो टर्म है वो E/R का कोफिशिएंट 1/R का कोफिशिएंट, दूसरी टर्म है 1/R² का कोफिशिएंट, तीसरी टर्म 1/R³ का कोफिशिएंट, फोर्थ टर्म 1/R⁴ का कोफिशिएंट, प्लस और इस तरह आगे मुझे बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद और कुछ टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद, रीअरेंज जो किया गया है वो इस तरह किया गया है कि मुझे 1/R का कोफिशिएंट मिले, 1/R² का मिले, 1/R³ का मिले, और इस तरह आगे के कोफिशिएंट मिले हैं। इसमें जो 1/R का कोफिशिएंट है उसको हम कहते हैं मोनोपोल मोमेंट। 1/R² का जो कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज Z component of dipole moment. The coefficient of 1/R³ R² is known as Z component of quadrupole moment, and then Z component of octupole moment respectively, exhibited at point P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 R। X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0 and Z की वैल्यू R because this point is situated on the Z axis। उसी डायग्राम से मैं देखता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू Z/R है, और cos थीटा की वैल्यू अगर मैं Z/R पुट करूँ 1/R³ के कोफिशिएंट में, then I will get half E 3Z² minus R², and I'm denoting this term by small q, because this small q is known as quadrupole moment due to charge E। अब सपोज मैं ये कल्पना करूं कि एक प्रोटॉन Z एक्सिस पर ओरिजिन से R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उस केस में Z will be equal to small r will be equal to capital R, and coordinates x and y will be equal to 0। Then from equation 1 ये वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, then I will get small q is equal to ER²। इसी तरह अगर मैं एक प्रोटॉन y एक्सिस पर ओरिजिन से R डिस्टेंस पर कंसीडर करूँ, तो उस केस में Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी और डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू R होगी। ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं इस इक्वेशन 1 में रखता हूँ, देन आई विल गेट q इज इक्वल टू -12 ER²। इसी तरह अगर मैं 6 प्रोटॉन्स की कल्पना करूँ जो कि ओरिजिन से कैपिटल R डिस्टेंस पर पॉजिटिव x एक्सिस पर, नेगेटिव x एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर, नेगेटिव y एक्सिस पर, पॉजिटिव z एक्सिस पर और नेगेटिव Z एक्सिस पर अगर रखे हुए हैं, तो उन सभी 6 प्रोटॉन्स के कारण क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या होगा। ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स एट Z इज इक्वल टू ±R, Z एक्सिस पर जो 2 प्रोटॉन हैं उनके कारण क्वाड्रपोल मूवमेंट होगा। इक्वेशन में अगर 1 को यूज़ करता हूँ तो +2ER²। Due to 2 protons at x-axis, on x-axis at a distance x is equal to ±R,
quadrupole moment will be, again by using equation 1, it will be 2 into minus half ER square. और इसी तरह दो प्रोटॉन जो y एक्सिस पर रखे हुए हैं ओरिजिन से प्लस माइनस r डिस्टेंस पर, क्वाड्रापोल मूवमेंट होगा ये। अब इन सभी क्वाड्रापोल मूवमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल क्वाड्रापोल मूवमेंट इन 6 प्रोटॉनों के कारण मिलेगा मुझे। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 प्रोटॉन हैं जो x, y और z एक्सिस पर ओरिजिन के दोनों ओर सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इसके अगर मैं एक आकार की कल्पना करूं तो ये आकार बिल्कुल स्फीयर जैसा होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो उस केस में क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी। दिस प्रूव्स दैट इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, quadrupole movement will be 0. Conversely, if quadrupole movement is 0, then the charge distribution in the nucleon distribution in the nucleus will be spherically symmetric. आगे चलते हैं हम, तो इसमें हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्वाड्रापोल मूवमेंट एंड इलिप्सिसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। एक नाभिक अगर स्फेरिकल नहीं है, उसका आकार अगर इलिप्सॉइड है, तो वो कितना इलिप्टिकल है उसका रिलेशन और उस क्वाड्रापोल मूवमेंट से क्या होगा। तो अगर मैं एक इलिप्स की कल्पना करूं जिसकी सेमी एक्सिस ए और बी है, वेयर ए इज अलोंग जेड एक्सिस एंड बी इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, देन क्वाड्रापोल मूवमेंट कैन बी रिटन एज कैपिटल Q इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर जेड उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या है, तो उस पर चार्ज होगा उस न्यूक्लियस में प्लस जेड ई। Eccentricity of a ellipsoid, as we know, if I represent it by epsilon, then it will be equal to a square minus b square upon a square plus b square. इस केस में जो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस, जिसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, that will be equal to a square plus b square upon 2. Because it is not sphere, तो न्यूक्लियर रेडियस डिफाइन करने के लिए हम एवरेज लेंगे सेमी एक्सिस ए के स्क्वायर प्लस सेमी एक्सिस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी उनका एवरेज। ये वैल्यू अगर मैं यूज़ करता हूँ क्वाड्रापोल मूवमेंट के लिए तो मुझे मिलेगा Q इज इक्वल टू 4/5 जेड एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 5 इज द रिलेशन बिटवीन क्वाड्रापोल मूवमेंट एंड इसेंट्रिसिटी. So as we can observe from equation 5, Q is proportional to epsilon, means eccentricity. Larger is the eccentricity means more quadrupole movement. Eccentricity जितनी ज़्यादा होगी, इलिप्स जितना चपटा होगा, जितना वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से उसका डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। धन्यवाद।